हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज इस वीडियो में हम आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बताएंगे कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावर के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जैसा कि बच्चों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि जब कोई पॉलन ग्रेन थ्रो पॉलन ट्यूब दो मेल गैमेट को ले जाकर किसी ओव्यूल में प्रेजेंट एम्ब्रियो सैक में ले जाकर इन्हें रिलीज करता है, तो आफ्टर रीचिंग इन एम्ब्रियो सैक में पहुंचने के बाद इन दो मेल गैमेट में से कोई एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करवा देता है। इस प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलते हैं। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो एम्ब्रियो सैक में ही प्रेजेंट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करवाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर मीन्स सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर हम डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो मेल गैमेट हैं और दोनों मेल गैमेट जो हैं वो दो बार फर्टिलाइज कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, किसी फ्लावर में प्रेजेंट जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो शेड ऑफ हो जाती हैं। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि फ्लावर में प्रेजेंट जो सेपल होती हैं वो भी शेड ऑफ हो जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस में सेपल जो है वो परसिस्ट करती हैं और आगे चलकर फ्रूट को सपोर्ट करने का काम करती हैं। लाइक जैसे आपने टमाटो में देखा होगा कि टमाटो में जो नीचे ग्रीन कलर का पोर्शन होता है वो सेपल होती हैं, वो शेड ऑफ नहीं करती, वो परसिस्ट करती हैं और फ्रूट को सपोर्ट करने का काम करती हैं। इसके अलावा फ्लावर में प्रेजेंट जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, मीन्स जो फ्लावर में स्टेमन होता है, वो भी शेड ऑफ हो जाता है। और आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ये जो दो स्ट्रक्चर बनती है, मीन्स जो जाइगोट बनता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, इसमें से ये जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवा देता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो जाती है। ये जो ओव्यूल होता है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है सीड में, मीन्स ओव्यूल से सीड की फॉर्मेशन होती है और ओवरी से फ्रूट की डेवलपमेंट होती है। ये वो चार मेजर चेंजेस हैं जो हमें आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन किसी फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं। इन्हीं चार मेजर चेंजेस को मैंने यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है मैंने कि एंडोस्पर्म बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, एम्ब्रियो बनता है डिप्लॉइड जाइगोट से, सीड बनता है ओव्यूल से और फ्रूट बनता है ओवरी से। अब हम इन चारों मेजर चेंजेस के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों, किसी भी एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट जो फूड लेडन टिश्यू होता है उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये एंडोस्पर्म क्या करता है, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि जिस टाइम जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस टाइम ये एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है, नरिश करने का काम करता है। जनरली एंजियोस्पर्म के अंदर तीन तरह से एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। तीन तरह के एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। एक को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, दूसरे को हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं और जो तीसरे टाइप का एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, तीसरे टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है उसको हम हेलोबेल एंडोस्पर्म बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की, कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है। जिस केस में क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, उसमें जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा डिवाइड करता है, मीन्स फ्रीली डिवाइड करता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवा देता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं सेंट्रल सेल में, तो इस सेंट्रल सेल के अंदर बीच में एक बड़े साइज का सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होता है और ये सेंट्रल वैक्यूल क्या करता है, जितने भी फ्री न्यूक्लियाई हैं उनको पेरिफेरी पे शिफ्ट कर देता है। और जब ये फ्री न्यूक्लियाई जो हैं वो पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और हर न्यूक्लियाई के अराउंड जो है एक सेल वॉल बन जाती है और न्यूक्लियाई जो है वो धीरे धीरे करके सेल में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन और सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है वो सेंट्रीपिटल मैनर में होती है। सेंट्रीपिटल मैनर का मतलब है पेरिफेरी से सेंटर की साइड में होती है। और इस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कोकोनट। कोकोनट में आपने देखा होगा कि कोकोनट के अंदर का जो वाटर होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है और कोकोनट में जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, जो एडिबल पोर्शन होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। जैसे जैसे कोकोनट पुराना होता चला जाता है तो कोकोनट के अंदर का जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मीन्स कोकोनट के अंदर का जो वाटर है वो कंज्यूम होने लगता है
और जो वाइट वाला पोर्शन है वो थिक होने लगता है, मीन्स न्यूक्लियर एंडोस्पर्म खत्म होने लगता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होने लगता है। और ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्जन होता है वो सेंट्रीपिटल मैनर में होता है, बाहर से अंदर की साइड में, मीन्स पेरिफेरी से सेंटर की साइड में होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के एंडोस्पर्म की, जिसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, तो सबसे पहले ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है और 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवा देता है। और जैसे ही 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है तो हर न्यूक्लियस के अराउंड जो है एक सेल वॉल बन जाती है और एक सेल से 2 सेल की फॉर्मेशन होती है। इस केस में मीन्स सेलुलर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता जैसा हमने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट में देखा था। वहाँ पर क्या देखा था हमने कि पहले न्यूक्लियस जो है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा डिवाइड करता है। पहले न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो है सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इस केस में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है सेलुलर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट में कि न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। दोनों काम जो है एक साथ चलते हैं। पहले 1 से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे और दोनों के अराउंड जो है वो सेल वॉल बन जाएगी। फिर ये जो अपर सेल है इसका न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद दोनों न्यूक्लियाई के अराउंड जो है फिर से सेल वॉल बन जाएगी। इस तरह से एक सेल से 2 सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट में क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो फॉलो करा जाता है सेल वॉल फॉर्मेशन से, और दोनों काम जो है वो साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ चलते हैं कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और तुरंत बाद ही हर न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। इस तरह से सेलुलर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो पिटूनिया है। पिटूनिया के अंदर हमें सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। इसके अलावा धतूरा है, धतूरा में भी हमें सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप के एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट की, जिसे हम हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। पहले आप इससे नोट कर लें ताकि आगे का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। हेलोबियल एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट में क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो मूव करके चेलेजल एंड पर आ जाता है, मींस चेलेजल एंड की साइड में मूव कर जाता है। और मूव करने के बाद उस प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है और 1 से 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवाता है। फिर बीच में एक वॉल बन जाती है, एक सेल वॉल डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से 2 सेल की फॉर्मेशन होती है। इसमें से जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड वाली जो सेल होती है उसको हम माइक्रोपाइलर सेल बोलते हैं, और जो चेलेजल एंड की साइड में जो सेल होती है उसको हम चेलेजल सेल बोलते हैं। ये जो चेलेजल सेल है ये फर्दर डिवाइड नहीं करती, केवल इसका न्यूक्लियस जो है वो 1-2 बार और डिवाइड करता है और एक होस्टोरियम बनाने का काम करता है। इसके अलावा ये जो माइक्रोपाइलर सेल होती है, माइक्रोपाइलर सेल के अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह डेवलपमेंट होती है। मींस इस माइक्रोपाइलर सेल का न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा डिवाइड करता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवा लेता है। और जब बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो बीच में एक बड़े साइज का सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होता है, जो क्या काम करता है, इन फ्री न्यूक्लियाई को पेरिफेरी पे शिफ्ट कर देता है। और जब सारे फ्री न्यूक्लियाई जो है वो पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद सेंट्रीपिटल मैनर में सेल वॉल जो है वो बननी स्टार्ट होती है। इस तरह से हेलोबियल एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। और हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है वो मोस्ट कॉमनली हमें मोनोकॉट में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट की, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से डिप्लॉइड जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में कि किस तरह से डिप्लॉइड जाइगोट से डाइकोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ ये मैंने डायग्राम जो बनाया हुआ है वो डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का है कि किस तरह से डिप्लॉइड जाइगोट से डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो सिनगैमी होती है, सिनगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके जो डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करवाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पर, तो ऐसा नहीं होता कि जाइगोट बना और बनते ही वो डिवाइड करके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवानी चालू कर देता है। जाइगोट जो होता है वो बनने के कुछ समय बाद तक जो है कुछ समय के लिए जो है वो एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। उस दौरान वो डिवाइड नहीं करता, कोई एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं करवाता। एक्चुअल में क्या होता है उस फेज़ में, जिस फेज़ में जो जाइगोट है डिवाइड नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं डिवाइड कर रहा होता, क्योंकि वो कुछ अमाउंट उस फेज़ में क्या हो रहा होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो रही होती है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म जो होता है वो एक फूड लेडन टिश्यू होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड सप्लाई करने का काम करता है।
तो जाइगोट जो है जब तक कि कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म का नहीं बन जाता तब तक जाइगोट जो है वो फर्दर डेवलपमेंट को शो नहीं करता। उसी स्टेज को हम जाइगोट की रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। मीन्स उस टाइम जाइगोट जो है वो रेस्टिंग स्टेज में रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ अमाउंट जो है एंडोस्पर्म का बन जाता है, तो जैसे ही कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म का बन जाता है तो उसके बाद ये जाइगोट जो है वो खुद के अंदर डिवीजन शो करने लगता है। और सबसे पहले ये जाइगोट जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, इस तरह से डिवाइड करता है और 2 सेल की फॉर्मेशन करवा देता है। इसमें से जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड में सेल होती है, लार्ज साइज की जो होती है उसको हम बेसल सस्पेंसर सेल बोलते हैं, और जो स्मॉल साइज की कंपैरेटिवली स्मॉल साइज की टर्मिनल सेल होती है, जो चेलेजल एंड की साइड में सेल प्रेजेंट होती है, उसको हम टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। और ये जो एम्ब्रियोनल सेल है यही आगे चलकर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाती है। अब क्या होता है बच्चों, ये जो बेसल सस्पेंसर सेल होती है, ये बेसल सस्पेंसर सेल फर्दर ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है और 2 सेल की फॉर्मेशन करवाती है। इसमें जो अपर सेल होती है वो अपर सेल जो है साइज में बड़ी हो जाती है, एनलार्ज कर जाती है, और एनलार्ज करने के बाद वो एक्ट करने लगती है एज ए हॉस्टोरियम। जबकि इसकी जो लोअर सेल होती है, ये लोअर सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करती है, कई बार ट्रांसफर डिवीज़न करती है, और कई बार ट्रांसफर डिवीज़न करके ये 6 to 12 सेल की एक सस्पेंसर की फॉर्मेशन करवा देती है। और ये जो सस्पेंसर होता है, इस सस्पेंसर का काम होता है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को इस एंडोस्पर्म के अंदर हैंग करके रखने का, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको प्रॉपरली एंडोस्पर्म से फूड जो है वो मिल सके। मीन्स एंडोस्पर्म के अराउंड जो है वो घिरा रहे, एंडोस्पर्म जो है उसको चारों ओर से घेर के रखे, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको प्रॉपर फूड की सप्लाई हो सके। अब क्या होता है बच्चों, ना कि केवल ये सस्पेंसर सेल ही डिवाइड कर रही होती हैं, बल्कि इसमें जो टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल प्रेजेंट होती है वो भी डिवाइड कर रही होती है। सबसे पहले टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल के अंदर फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, इस तरह से डिवीजन होता है, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। और जब फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है तो 2 सेल की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम 2 सेल प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इस 2 सेल प्रो एम्ब्रियो में फर्दर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, जो कि फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन के परपेंडिकुलर होता है, और 4 सेल स्टेज आ जाती है, इसको हम 4 सेल प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो स्टेज बोलते हैं। आफ्टर 4 सेल स्टेज क्या होता है, ये जो 4 सेल हैं अब क्या करती हैं, इनमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन नहीं होता, अब इनमें एक बार जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और जब 1 टाइम ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो ये 4 सेल स्टेज जो है वो 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, 8 सेल प्रो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। 8 सेल का जो प्रो एम्ब्रियो है, यहाँ पर वैसे आपको 4 सेल दिख रही हैं, 4 सेल फ्रंट में होती है और 4 सेल बैक में होती हैं, तो इसलिए 8 सेल जो प्रो एम्ब्रियो बनता है, अभी जो 8 सेल प्रो एम्ब्रियो बनता है इसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, इस तरह से डिवीजन होता है। और 8 सेल से जो है वो 16 सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें आउटर 8 सेल जो हैं वो आउटर प्रोटोडर्म बनाने का काम करती हैं, और इनर 8 सेल जो होती है वो इसका इनर मास बनाने का काम करती हैं। और इसमें क्या होता है, आगे चलकर ये जो आउटर 8 सेल होती है, आउटर 8 सेल जो प्रोटोडर्म को बना रही है, ये फर्दर डिवाइड करती हैं, एंटीक्लिनल डिवीज़न को शो करती हैं, और एंटीक्लिनल डिवीज़न करके ये एक लेयर बना देती हैं, जिसको हम डर्मेटोजन बोलते हैं या फिर एपिडर्मिस बोलते हैं। आउटर कवरिंग बनाने का काम करती है ये, जिसको हम डर्मेटोजन या फिर एपिडर्मिस बोलते हैं। जबकि इसकी जो इनर मास ऑफ सेल थी, जो इनर सेल्स होती हैं, ये इनर सेल जो हैं वो अलग अलग प्लेन से डिवाइड करती हैं, ट्रांसवर्सली भी डिवाइड करती हैं, लॉन्गिट्यूडनली भी डिवाइड करती हैं, और एक पूरा मास ऑफ सेल बना देती हैं। और ये जो मास ऑफ सेल है ये प्रोस्पेक्टिव, ये आगे चलकर जो है हाइपोकोटाइल बनाने का काम करता है, कोटाइलिडन बनाने का काम करता है, इसी से प्लूम्यूल की फॉर्मेशन होती है। इस स्टेज में ये जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो की जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, और इस स्टेज को हम एम्ब्रियो की ग्लोबुलर स्टेज बोलते हैं। आफ्टर ग्लोबुलर स्टेज क्या होता है बच्चों, कि ये जो ग्लोबुलर स्टेज है, ग्लोबुलर स्टेज में आप देखेंगे कि ये जो दोनों फ्लैंकिंग जोन्स होते हैं, इन फ्लैंकिंग जोन की जो सेल हैं वो डिवाइड करती रहती है, लेकिन यहाँ सेंटर में कुछ सेल जो हैं वो डिवाइड नहीं करती, डिवीज़न उनमें स्टॉप हो जाता है, और ये ग्लोबुलर स्टेज जो होती है वो एक हार्ट शेप स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। और इस हार्ट शेप स्टेज में क्या होता है, इस रीजन वाली जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं कर रही होती, और ये फ्लैंकिंग जोन की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं, जिसकी वजह से ये हार्ट शेप स्टेज जो है एम्ब्रियो अटेन कर पाता है।
अब क्या होता है कि ये जो सस्पेंसर होता है, सस्पेंसर की जो लोअर मोस्ट सेल होती है, मीन्स सस्पेंसर की जो फर्स्ट सेल होती है उसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और ये सस्पेंसर की फर्स्ट सेल जो हाइपोफाइसिस होती है, इसके अंदर 3 टायर ऑफ डिवीजन होते हैं, मीन्स 3 बार डिवीजन होते हैं, 3 सेट डिवीजन होते हैं, जिसमें 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल और 4 से 8 सेल बनती हैं। जो 8 सेल स्टेज होती है इसमें 8 सेल बनती हैं। इनमें से इसकी जो इनर मोस्ट 4 सेल होती हैं वो रेडिकल बनाने का काम करती हैं, और आउटर मोस्ट 4 सेल्स होती हैं वो रूट कैप बनाने का काम करती हैं। और इस हाइपोफाइसिस से ही रैम की फॉर्मेशन होती है, मीन्स रूट एपिकल मेरिस्टेम की फॉर्मेशन होती है। अब क्या होता है कि इस तरह से रैम की फॉर्मेशन होती है, मीन्स रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, रूट कैप की फॉर्मेशन होती है, और जो इनर मास होता है, इनर मास से कोटाइलिडन और प्लूम्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये उसके बाद हार्ट शेप स्टेज में एंटर कर जाता है। हार्ट शेप स्टेज में क्या होता है, इस रीजन की सेल जो है वो ग्रो करना स्टॉप कर देती हैं, और बाकी फ्लैंकिंग जोन की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती हैं, जिसकी वजह से इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो की जो शेप है वो हार्ट शेप पे कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर हार्ट शेप स्टेज क्या होता है, यहाँ की कुछ सेल्स जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो एक डोम शेप अटेंड कर लेती है, डोम शेप प्लूम्यूल की फॉर्मेशन करवा देती है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि डोम शेप प्लूम्यूल की फॉर्मेशन यहाँ से हो जाती है। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है वो मैच्योर स्टेज में होता है। इस मैच्योर स्टेज में प्रॉपर्ली पूरा दिखाया हुआ है कि ये हॉस्टोरियम होता है, ये सस्पेंसर होता है, ये रूट कैप है, ये रेडिकल प्रेजेंट है यहाँ पर, ये हाइपोकोटाइल रीजन है, ये कोटाइलिडन है, और ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं। इस तरह से डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। अब हम बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में कि मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। Initial stage of development of monocot embryo is very similar to the dicot embryo development. मीन्स अगर हम इनिशियल स्टेज में देखें तो मोनोकॉट एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के जैसे। लेकिन क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर मीन्स मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में क्या होता है, ये जाइगोट जो है वो 2 सेल में डिवाइड ना कर बल्कि 3 सेल में डिवाइड करता है। लेटरल डिवीजन होते हैं और 3 सेल की फॉर्मेशन करवाता है। इसमें से जो अपर माइक्रोपाइलर एंड की साइड में जो सेल होती है उसको हम बेसल सेल बोलते हैं, बीच में मिडल सेल होती है, और जो चलेजल एंड की साइड में जो सेल प्रेजेंट होती है उसको हम टर्मिनल सेल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो बेसल सेल होती है, ये बेसल सेल जो होती है ये साइज़ में बड़ी हो जाती है और एक्ट करने लगती है, हॉस्टोरियम की तरह एक्ट करती है, जो कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके अलावा जो इसकी मिडल सेल होती है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल होती है मिडल सेल, क्योंकि मोनोकॉट के केस में ज़्यादातर जो एम्ब्रियो के पार्ट होते हैं वो इसी मिडल सेल से बनते हैं। लाइक ये मिडल सेल जो है वो रेडिकल बनाने का काम करती है, सस्पेंसर बनाने का काम करती है, प्लूम्यूल बनाने का काम करती है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल भी इसी सेल से बनते हैं। इसकी जो टर्मिनल सेल होती है, टर्मिनल सेल जो है वो एक कोटाइलिडन बनाने का काम करती है। मोनोकॉट के अंदर एक सिंगल कोटाइलिडन होता है और वो भी बहुत ही थिन होता है, पेपरी होता है। तो जो थिन और पेपरी कोटाइलिडन बनता है वो इसी टर्मिनल सेल से बनता है। अब क्या होता है बच्चों, अगर हम डिवीज़न वाइज देखें तो ये जो बेसल सेल होती है इसके अंदर कोई डिवीज़न नहीं होता, ये फर्दर डिवाइड नहीं करती है, जबकि इसकी मिडल सेल जो होती है इसमें रैपिड डिवीज़न होते हैं और एक मास ऑफ सेल बन जाता है, और वही मास ऑफ सेल जो है वो एम्ब्रियो की इन सारी स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है। जबकि ये जो टर्मिनल सेल होती है इसके अंदर भी फर्दर डिवीज़न होते हैं और डिवाइड कर एक थिन पेपरी कोटाइलिडन की फॉर्मेशन होती है। और अगर हम देखें अरेंजमेंट वाइज तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमें इसमें देखने को मिलता है। ये जो लार्ज साइज़ की मैंने बनाई हुई है ये मिडल सेल है और इसी मिडल सेल से एम्ब्रियो के सारे पार्ट की फॉर्मेशन होती है। ये जो है स्ट्रक्चर ये टर्मिनल सेल है, मीन्स टर्मिनल सेल से कोटाइलिडन बनता है, और मोनोकॉट के केस में हम कोटाइलिडन को स्कैटुलम बोलते हैं। और ये जो स्कैटुलम होता है मीन्स कोटाइलिडन का कुछ पार्ट जो होता है वो इस मिडल सेल के अंदर एम्बेडेड होता है, मीन्स थोड़ा सा जो पार्ट है कोटाइलिडन का वो मिडल सेल के अंदर एम्बेडेड होता है। और यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में एक बेसल सेल प्रेजेंट होती है जो आगे चलकर डीजनरेट कर जाती है, मीन्स आगे चलकर इस बेसल सेल जो है वो डीजनरेट हो जाती है।
यहाँ पर क्या होता है, ये जो मिडल सेल होती है, इस मिडल सेल से प्लीम्यूल की फॉर्मेशन होती है, नीचे रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, और प्लीम्यूल को जो कवर करने वाली कवरिंग होती है उसको हम कॉलियोप्टाइल बोलते हैं, रेडिकल को कवर करने वाली कवरिंग को हम कॉलियोराइजा बोलते हैं। और क्या होता है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर ये क्या बोलते हैं, तुम्हारा कॉटाइलिडनरी नोड और रेडिकल के बीच में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और कॉटाइलिडनरी नोड और प्लीम्यूल, कॉटाइलिडनरी नोड और प्लीम्यूल के बीच में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, जिसको हमने यहाँ रेड कलर से दिखाया हुआ है, इसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं। इस तरह से मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। अब बात आती है कि जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, क्योंकि जो कॉटाइलिडन है वो बहुत ही थिन होता है, उसके अंदर कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टोर नहीं होता। तो किस तरह से इनके अंदर ग्रोथ होती है, जब ये सीड जो है वो जर्मिनेट होता है, तो किस तरह से एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट के केस में क्या होता है कि कॉटाइलिडन जो है वो बहुत ही थिन होता है, उसके अंदर कोई रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो मोनोकॉट होते हैं उनको हम एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, सारा एंडोस्पर्म जो है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंज्यूम नहीं कर पाते। कुछ अमाउंट जो है, मीन्स ज़्यादातर जो अमाउंट होता है एंडोस्पर्म का उनके अंदर स्टोर रहता है। ऐसे सीड को ही हम एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, सारा एंडोस्पर्म जो है वो यूज़ नहीं होता एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। कुछ अमाउंट जो होता है एंडोस्पर्म का रिमेन रह जाता है। यहाँ पर मैंने मेज ग्रेन का डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो स्टार्ची एंडोस्पर्म का होता है। इसमें जो बाहर प्रोटीनियस एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको हम एल्यूरॉन बोलते हैं। और यहाँ पर कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो इसमें प्रेजेंट होता है और कॉटाइलिडन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और कॉटाइलिडन जो है वो बहुत ही थिन शीट की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये सारी स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है बच्चों, कि ये जो है प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल के ऊपर की जो कवरिंग है उसको हम कॉलियोप्टाइल बोलते हैं। यहाँ नीचे रेडिकल बनाया हुआ है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप है, रूट कैप की कवरिंग मतलब रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसको हम कॉलियोराइजा बोलते हैं। यहाँ पर हाइपोकोटाइल बनाया हुआ है, ये एपिकोटाइल है। और ये जो सेंटर में एक्सिस बनाई हुई है इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। और ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ है वो सिंगल कॉटाइलिडन, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्कैटुलम बोलते हैं। तो ये स्कैटुलम बनाया हुआ है। अब क्या होता है कि जब इसके सीड के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट ही नहीं होता तो क्या ज़रूरत पड़ती है इन मोनोकॉट सीड को एक सिंगल कॉटाइलिडन बनाने की भी। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि जब भी ये जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म जो है वो थ्रू हार्मोनल सिग्नलिंग के थ्रू जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्ट होने के बाद वो डायरेक्ट एम्ब्रियो तक नहीं पहुंचता, बल्कि क्या करा जाता है, आफ्टर डाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म, जो स्टार्ची एंडोस्पर्म जब डाइजेस्ट होता है तो जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उस डाइजेस्टेड फूड को सबसे पहले इसी सिंगल कॉटाइलिडन के पास भेजा जाता है और थ्रू कॉटाइलिडन जो है ये एम्ब्रियो के पास पहुंचता है और फिर एम्ब्रियो को जो है एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से सीड जो है वो जर्मिनेट होता है। और इस तरह से मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से ओव्यूल से सीड की डेवलपमेंट होती है। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ट्रिगर द डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। मीन्स जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वही सीड की फॉर्मेशन करवाने का काम करता है ओव्यूल से। मीन जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है किसी एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। और ओव्यूल जो है वो मेनली दो चीज़ों का बना होता है। इसमें जो सेंट्रल मास ऑफ पैरेन्काइमेटल सेल होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस की जो कवरिंग होती है, जनरली दो कवरिंग होती है, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट, इन कवरिंग को हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जो जाइगोट बनता है और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, इसमें से जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाने लगता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होने लगती है।
एट द सेम टाइम, कि सेम टाइम क्या होता है, ये काम तो जो है वो एम्ब्रियो सैक में चल रहा है, एट द सेम टाइम क्या होता है, ये ओव्यूल भी धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म्ड होने लगता है और सीड की फॉर्मेशन करवा देता है। अब ये किस तरह से सीड की फॉर्मेशन करवाता है कि इस ओव्यूल का जो आउटर इंटैगुमेंट होता है, इसका जो आउटर इंटैगुमेंट होता है वो एक हार्ड कवरिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम टेस्टा बोलते हैं। इसका इनर इंटैगुमेंट अगर परसिस्ट करता है तो इसका इनर इंटैगुमेंट जो है वो एक वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवरिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम टैगमेन बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर सीड कोट की फॉर्मेशन करवाते हैं, सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग को बनाने का काम करते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो न्यूसिलस होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट जो न्यूसिलस होता है वो भी परसिस्ट करता है, वो सारा कंज्यूम नहीं होता। कुछ केसेस में कंज्यूम भी हो जाता है कि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट न्यूसिलस जो है वो कंज्यूम हो जाता है, लेकिन कुछ केस में ये रिमेन रह जाता है और आउटसाइड टू दी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बाहर की साइड में भी प्रेजेंट रहता है। तब हम इस न्यूसिलस को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। अगर न्यूसिलस जो है वो रिमेन रह गया है, बच गया है, तो हम उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। और ये जनरली हमें ब्लैक पेपर, अगर हम देखें ब्लैक पेपर में हमें देखने को मिलता है कि ब्लैक पेपर में जो है वो पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट जो फ्यूनिकल होता है वो सीड की स्टॉक बनाने का काम करता है, क्योंकि ओव्यूल की स्टॉक जो होती है उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। और इस ओव्यूल से जो है सीड की फॉर्मेशन होती है, जो सीड की स्टॉक बनती है वो फ्यूनिकल से बनती है। और जो ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड होता है, ये माइक्रोपाइल जो है वो सीड के अंदर एक पोर बनाने का काम करता है, जिसे हम सीड पोर बोलते हैं। इस तरह से क्या होता है, ओव्यूल से सीड की डेवलपमेंट होती है। और जनरली दो तरह के सीड हमें देखने को मिलते हैं, एक को हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं और दूसरे को हम एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। ये जो नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड का हमने डिवीजन करा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म करा है कि कौन से सीड अपने अंदर एंडोस्पर्म को रखते हैं और कौन से सीड अपने अंदर एंडोस्पर्म को नहीं रखते। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड वो सीड होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, कॉटाइलिडन जो है वो बहुत ही थिन होता है। और इनके अंदर क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो है वो स्टोर्ड होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये सारा एंडोस्पर्म यूज़ नहीं करते। मीन्स क्योंकि इनके अंदर कॉटाइलिडन तो ज़्यादा बढ़िया बनता नहीं है, बहुत ही थिन कॉटाइलिडन बनता है, तो सारा एंडोस्पर्म जो है वो यूटिलाइज नहीं होता। बहुत सारा एंडोस्पर्म जो है इनके अंदर रिमेन रहता है, स्टोर्ड रहता है। इसलिए इन सीड्स को हम एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। और एल्ब्यूमिनस सीड की कैटेगरी में ज़्यादातर जो है वो मोनोकॉट आते हैं, लाइक वीट है, कॉर्न है, राइस है। ये सारे जो मोनोकॉट होते हैं वो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। और एल्ब्यूमिनस सीड के अंदर क्या होता है, मेन बात बस यही है बच्चों कि एल्ब्यूमिनस सीड के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है वो स्टोर्ड रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड वो सीड होते हैं जो क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि जिस टाइम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही होती है, जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो ये क्या करते हैं, सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है उसको कंज्यूम कर लेते हैं और एंडोस्पर्म को ले जाकर कॉटाइलिडन में स्टोर कर देते हैं। तो इनके अंदर अगर आप देखोगे कि जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट में आप देखोगे कि जो कॉटाइलिडन होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं। और स्टोर फूड मटेरियल जो होता है उनके कॉटाइलिडन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ऐसे सीड जिनके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म स्टोर्ड नहीं होता, एंडोस्पर्म एज ए रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, उन सीड को हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड की कैटेगरी में जनरली जितने भी डाइकॉट होते हैं, लाइक जैसे बीन है, पी है, ग्राम है, इन सबको रखा गया है। अब क्या होता है बच्चों कि जब सीड मैच्योरिटी पे आता है, जब सीड जैसे जैसे करके धीरे धीरे करके सीड मैच्योर होने लगता है, तो मैच्योरिटी के दौरान क्या होता है, जो सीड है वो डिहाइड्रेट कर जाता है, मीन्स वाटर जो है उसको रिलीज़ कर देता है, सीड जो है वो सूखने लग जाते हैं, उनमें ड्राइनेस आने लग जाती है। तो जो सीड जब ड्राई करते हैं, तो ड्राई होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने वाटर लॉस कर दिया, तो उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सीड की वो कम हो जाती है। उस स्टेज में क्या होता है, जो उसका एम्ब्रियो है उसकी एक्टिविटी भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। उस स्टेज को हम सीड की डॉर्मेंट स्टेज बोलते हैं, कि सीड जो है वो डॉर्मेंट स्टेज में चला गया है। और जब ऐसे सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो अंडर फेवरेबल कंडीशन ये सीड जो है वो वापस से जर्मिनेट कर जाते हैं। इस तरह से ओव्यूल से सीड की डेवलपमेंट होती है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ओवरी जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होकर फ्रूट की फॉर्मेशन करवाने का काम करती है। फ्रूट की डेवलपमेंट जनरली ओवरी से होती है और
ओवरी से फ्रूट की डेवलपमेंट तब होती है जब ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होने लगता है, और जब ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो यही ओव्यूल जो है वो ट्रिगर करता है ओवरी को कि ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो। तो ओवरी किस तरह से फ्रूट में कन्वर्ट होती है? सबसे पहले ओवरी की जो वॉल होती है वो ट्रांसफॉर्म्ड होकर फ्रूट वॉल बनाने का काम करती है, जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। और ये पेरिकार्प मेनली 3 लेयर की बनी हुई होती है। इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम एपिकार्प बोलते हैं, बीच वाली जो लेयर होती है उसको हम मीजोकार्प बोलते हैं, और इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एंडोकार्प बोलते हैं। अब जनरली बच्चों फ्रूट क्या होता है? फ्रूट जो है किसी कार्पल का जो एडिबल पार्ट होता है, किसी कार्पल का जो एडिबल पार्ट होता है फ्लैसी होता है, और जूसी स्ट्रक्चर जो होती है उसी को हम फ्रूट बोलते हैं। और जनरली क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर, फ्रूट के अंदर ही सीड जो है वो एनक्लोज होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों कि ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन होती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है जिससे सीड की फॉर्मेशन होती है। इसलिए हमेशा एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। अब जनरली फ्रूट को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं, दूसरे को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। सबसे पहले हम ट्रू फ्रूट की बात करेंगे। ऐसे फ्रूट जो डायरेक्टली ओवरी से बनते हैं, केवल जिसमें ओवरी इन्वॉल्व होती है, कोई दूसरा नॉन कार्पेलरी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, उस तरह के फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लाइक मैंगो है, ग्रेप्स है, बनाना है, ये सारे फ्रूट जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं, क्योंकि ये केवल ओवरी से ड्राइव्ड होते हैं। इनमें कोई दूसरा नॉन कार्पेलरी पार्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि फॉल्स फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं? ऐसे फ्रूट जिसमें क्या होता है, ओवरी के साथ साथ कोई दूसरा फ्लोरल अपेंडेजेस या फिर हम बोल सकते हैं कोई दूसरी नॉन कार्पेलरी स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होती है, उस तरह के फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो एप्पल और फिग है। एप्पल और फिग में क्या होता है, फ्रूट की डेवलपमेंट में ओवरी के साथ साथ रिसेप्टिकल भी इन्वॉल्व होता है, और इस केस में क्या होता है, रिसेप्टिकल जो है वही एडिबल पार्ट होता है। मीन्स रिसेप्टिकल जो है वो फ्रूट के एडिबल पार्ट को बनाने का काम करता है। तो इस तरह के फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एक और टाइप के फ्रूट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन और कार्प का मतलब होता है फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए, मीन्स ऐसे फ्रूट जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से ड्राइव्ड होते हैं, उस तरह के फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। जनरली बच्चों क्या होता है कि जब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही क्या होता है, जब सीड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो वही सीड की फॉर्मेशन जो है वो ट्रिगर करती है कि ये ओवरी जो है वो फ्रूट की डेवलपमेंट करवाए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, डायरेक्ट ही कुछ हार्मोन का स्प्रे कर दिया जाता है, और उस स्प्रे की हेल्प से क्या होता है, इस ओवरी को ट्रांसफॉर्म्ड करवा दिया जाता है फ्रूट में। तो इस तरह के फ्रूट में क्या होता है, सीड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, वाइबल सीड नहीं बन पाते, और लेकिन जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह के फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, ग्रेप्स है जैसे और बनाना है, ये जनरली कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए करा जाता है। पार्थिनोकार्पी जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए करवाई जाती है। इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बताया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसी फ्लावर के अंदर कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।